हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को आपका जो सब्जेक्ट है 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 से 1945 का जो टाइम पीरियड है आपका जी सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में। आपको मैं आपके इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, जिसमें से पक्का आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको जो जितने भी फ्री पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। @एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। जितनी भी वीडियोस की लिंक है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे आके पूछ सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम है, यहाँ पे आपको सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, प्रथम विश्व युद्ध के यूरोप पर क्या परिणाम पड़े। यानी कि जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस पहली वर्ल्ड वॉर में यूरोप के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध था आपका पता है आपको 1914 से 1918 के बीच चला था। ये यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। ठीक है भाई, यूरोप की जो पूरी हिस्ट्री रही है ना, उसमें यही रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है वर्ल्ड वॉर वन को। और ये जो युद्ध था, वर्ल्ड वॉर वन था, ये मुख्य रूप से यूरोपीय देशों के बीच लड़ा गया था, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भी यूरोप पर ही पड़ा था। ये जब युद्ध हुआ था वर्ल्ड वॉर वन, तो यूरोप की राजनीति, यूरोप की अर्थव्यवस्था, यूरोप का समाज और यूरोप के देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे वो पूरी तरीके से बदल दिए थे। और युद्ध के बाद यूरोप पहले जैसा शक्तिशाली और स्थिर नहीं रहा। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो यूरोप बहुत कमज़ोर हो गया था। सबसे पहले तो जन धन की हानि हुई। देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो यूरोप के करोड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए थे। जब वॉर होती है ना तो भाई हर कोई मारा जाता है। हजारों शहर, गांव, कारखाने, खेत सब नष्ट हो गए थे। युवा पीढ़ी का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था। बहुत सारे युवा मारे गए थे। कईयों के परिवार उजड़ गए थे। और युद्ध के बाद जनसंख्या का भी असंतुलन हो गया था, मतलब बहुत कम हो गई थी। और ये विनाश इतना बहुत तगड़ा था कि यूरोप गहरे सदमे में चला गया था। तो बहुत भारी, आप कह सकते हो, जान माल की हानि हुई थी। और क्या हुआ था भाई, यूरोपीय देशों की आर्थिक रूप से बहुत तबाही हो गई थी। युद्ध में भाग लेने वाले जितने भी यूरोपीय देश थे वो आर्थिक रूप से तो भाई पूरे बर्बाद हो गए थे। और उनका उद्योग, उनका व्यापार धंधा सब ठप हो गया था। सरकार के ऊपर भी बहुत भारी भरकम कर्ज चढ़ गया था। मुद्रा फीसदी और बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई थी और बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। ठीक है। और क्या था, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश तो भाई कई सालों तक आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, आप मान के चलिए। फिर है, पुराने साम्राज्यों का भी पतन हो गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, यूरोप में जो पहले के ज़माने में कुछ साम्राज्य चला करते थे वो सारे धीरे धीरे तितर बितर हो गए। जर्मन साम्राज्य हो या ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य हो, रूसी साम्राज्य हो, ओटोमन साम्राज्य हो, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सारे साम्राज्यों का पतन हो गया। और जैसे ही इन सारे साम्राज्यों का पतन हुआ तो यूरोप का जो पूरा राजनीतिक एक नक्शा था वो बदल गया। ठीक है। और क्या होता है, नए राष्ट्रों का निर्माण होता है। जब ये साम्राज्य टूटेंगे तो इनमें से भाई कई सारे देश निकलेंगे, जैसे पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, फिनलैंड हो गया। ये सारे किसी न किसी पहले साम्राज्य के हिस्सा हुआ करते थे। तो जब साम्राज्य टूट गए तो नए देशों का उदय हो गया और ये नए देश बने। लेकिन सीमा विवाद, जातिगत विवाद यहाँ पे बना रहा, मतलब एक जो तनातनी होती है वो थी यहाँ पे। वर्साई की संधि और जर्मनी की स्थिति। हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई। बोला गया कि भाई जो जर्मनी है ना वही युद्ध का दोषी है। जर्मनी के ऊपर बहुत भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। उसकी सेना को भी सीमित कर दिया गया कि जर्मनी ज़्यादा सेना नहीं रख पाएगा। उसकी भूमि छीन ली गई जर्मनी की। और इससे जर्मनी को लगा कि भाई बहुत अपमान हुआ है उसका, जर्मनी को बहुत वीक कर दिया गया, जिससे भविष्य में भी भाई एक जो है ना बीज पनपा द्वितीय विश्व युद्ध का। जर्मनी को जो अपनी इंसल्ट थी ना, अब उसको भी ये था कि भाई मैं बदला तो लूँगा अपना। और क्या हुआ भाई, तानाशाही और उग्र राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिलता है। जब युद्ध के बाद यूरोप में एक लोकतांत्रिक सरकारें कमज़ोर हो गई, क्योंकि ये सरकारें कुछ कर तो पा नहीं रही थी, यूरोप बहुत पीछे चला गया था। तो ऐसे में लोगों के अंदर असंतोष बढ़ रहा था, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तानाशाही नेताओं का उदय हुआ। ठीक है। ठीक है भाई, तानाशाही नेताओं का उदय हुआ, और इसी के साथ जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर और इटली के अंदर मुसोलिनी नाम से जो तानाशाह थे उनका यहाँ पे फेस नज़र आता है। तो ये जो राष्ट्रवाद था ये बहुत उग्र था। तो ऐसे में यूरोप दोबारा संघर्ष की तरफ चला गया।
फिर है रूस में साम्यवादी क्रांति। हुआ क्या, प्रथम ये जो विश्व युद्ध हुआ इसके कारण ये यूरोप के ही कुछ हिस्से थे, रूस आप मान के चलो कुछ हिस्सा आता है रूस का, तो वहाँ बहुत आर्थिक संकट आ गया। तो 1917 में रूस के अंदर कम्युनिस्ट क्रांति हुई, जिसको साम्यवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और जो वहाँ पे पहले जार शासन करता था, जो राजा हुआ करता था, उसका शासन खत्म हो गया और सोवियत संघ का गठन हुआ, एक ऐसा संगठन जो कि अब जो है रशिया को चलाने वाला था। तो इससे क्या हुआ, यूरोप में पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का संघर्ष शुरू हो गया एक तरीके से। और क्या हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लीग ऑफ नेशंस। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, भविष्य में युद्ध ना हो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले लीग ऑफ नेशन बना था, याद रखना, राष्ट्र संघ नाम से। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे शांति बनी रहे, विवादों को आप बातचीत से सुलझाओ, लड़ाई झगड़ा ना करो। लेकिन इसकी कमजोरी इतनी ज़्यादा थी कि ये अपना लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया था और यूरोप की वैश्विक शक्ति में भी कमी आ गई थी। हुआ क्या, युद्ध से यूरोपीय देश हो गए कमज़ोर। सो अमेरिका जापान ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, यूरोप का जो एक वर्ल्ड पे ग्लोबल लेवल पे जो एक दबदबा होता था वो बहुत कम हो गया और विश्व राजनीतिक संतुलन पूरा बदल गया, जो पहले एक तरफ यूरोप की तरफ होती थी चीज़ें। और क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन और मानसिक प्रभाव। जब ये युद्ध हुआ तो इससे यूरोपीय समाज को बहुत ज़्यादा धक्का सा लगा। महिलाओं को एक चीज़ तो ये हुआ कि भाई देखो काम के नए अवसर मिले, जब काम के लिए वो बाहर निकली, लोगों का युद्ध और सरकारों पर से विश्वास उठ गया कि भाई सरकारें कुछ करती नहीं है। डर, निराशा और हिंसा की भावना फैल गई, लोग हमेशा डरे रहते थे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो युद्ध इतना भयानक था कि लोगों की सोच पूरी तरीके से बदल गई। तो इसका कंक्लूज़न क्या बनता है, इसका कंक्लूज़न यही बनता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, पहला वर्ल्ड वॉर था, उससे यूरोप पूरी तरीके से बदल गया। यूरोप एक तो कमज़ोर हो गया, नए नए देशों का जन्म हुआ और भविष्य में भी बहुत सारे संघर्ष होने की संभावनाएं बढ़ गई। और यह युद्ध यूरोप के पतन और आधुनिक विश्व राजनीति की शुरुआत का प्रतीक बन गया। यूरोप का पतन हुआ और एक नई दुनिया का विकास हुआ, जहाँ पे जापान, अमेरिका जैसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी जो कि अब लोगों को आंख दिखाती थी। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस की क्या भूमिका है, क्या उसका महत्व है, ये आपको बताना है। तो देखिए भाई, अब हम यहाँ पे समझेंगे, पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 से 1918, तो पूरी दुनिया को बहुत विनाश का सामना करना पड़ा। अभी हमने देखा बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद ये भी महसूस हो गया था कि भाई ये भविष्य में युद्धों को रोकना है अगर, तो भाई देशों के बीच सहयोग और शांति बहुत जरूरी है। देखो प्रश्न भी क्या कह रहा है, लीग ऑफ नेशंस की क्या भूमिका है। तो हुआ क्या, देशों के बीच सहयोग और शांति बनाए रखने के लिए भाई ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए था, सभी की ये एक वो थी, है ना, कि सजेशन था सभी का कि एक होना चाहिए यार जो सब कुछ संभाले। तो इसीलिए 1919 में लीग ऑफ नेशन का जो है गठन हुआ और इसका मेन लक्ष्य ही यही था कि दुनिया भर में जो है शांति बनी रहे, देशों के बीच विवाद ना हो, विवाद हो भी तो उसको भाई युद्ध ना करके बातचीत से हल किया जा सके। तो सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना इसका पहला काम है। जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि भविष्य में कोई युद्ध ना हो, भविष्य में होने वाले सभी युद्धों को रोकना। और जो देशों के बीच में आपसी विवाद हो जाते हैं कभी कभी, तो वो आपसी विवाद कम से कम हो, अगर हो भी गए हैं तो वो समझौते के साथ सुलझाने के लिए वो प्रेरित करता है सबको कि बातचीत करो भाई, एक टेबल पे बैठ के उसको सॉल्यूशन तक पहुंचो, लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं है हर बार। और युद्ध को सबसे अंतिम उपाय मानो, स्टार्टिंग ही आप युद्ध से मत करो, कोई मुद्दा हो गया है तो पहले आप बातचीत से सुलझा लो उसे। और देशों को बोला कि भाई शांतिपूर्ण समाधान अपनाओ ना, यही सलाह दी गई। और ये सोच जो थी ना उस समय बहुत नई थी और बहुत महत्वपूर्ण थी, ऐसा पहले कभी कोई कहता नहीं था वहाँ के लोगों को। और क्या हुआ, सामूहिक सुरक्षा की नीति। अब लीग ऑफ नेशन ने बोला सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत हमें अपनाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है यदि कोई देश किसी अन्य देश पर हमला करेगा तो सारे के सारे हम मिलकर उस देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर ऐसा कभी होगा। तो इससे आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि एक देश दूसरे पर अटैक करेगा तो 10 उस पर अटैक करेंगे तो उसको डर रहेगा। तो छोटे देशों को तो एक सुरक्षा मिलेगी ना इससे। हालांकि इसको पूरी तरीके से व्यवहार में लागू नहीं किया जा सका, जैसा ये सोच रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, इन रियलिटी कुछ और ही हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। तो लीग ऑफ नेशन ने बहुत सारे इंटरनेशनल कुछ विवाद थे उसको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की भी कोशिश करी। जैसे कई देशों का सीमा विवाद था या अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ मुद्दे थे। कुछ मामलों में तो लीग ऑफ नेशन को सफलता मिली और उससे ये भी लगा कि हाँ भाई उपयोगिता सिद्ध हुई है इसकी, हाँ भाई वाकई में लीग ऑफ नेशन कोई चीज़ है ऐसी, है ना।
और क्या हुआ, मानवीय और सामाजिक कार्य, लीग ऑफ नेशन ने सिर्फ राजनीतिक काम नहीं करे थे, लीग ऑफ नेशन ने कुछ मानवीय काम भी करे थे, जैसे कि शरणार्थी लोग जो होते हैं ना, रिफ्यूजीज, उनकी मदद करना, जिनका अपना कोई घर नहीं है, जिनका कोई देश नहीं है, जो इधर उधर बेचारे मुसीबत में भाग रहे हैं, उनकी भी मदद करी। दास प्रथा और मानव तस्करी के खिलाफ एफर्ट्स करे कि भाई जो दास प्रथा, स्लेव वाला जो एक सिस्टम चलता था, किसी को अपना दास बना लिया, खरीद रहे हो, बेच रहे हो इंसानों को, तो वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म करवा दी। और मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बहुत कदम उठाए। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत काम किया लीग ऑफ नेशंस ने पूरे वर्ल्ड में, भाई सभी की हेल्थ सही रहे, जो भी हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक पहुँचे, इसके लिए भी प्रयास किया। और इससे भाई लाखों लोगों को जो है मदद मिली, ठीक है, आप मान के चलो लाखों लोगों को बहुत हेल्प मिली इससे। और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा, हुआ क्या, युद्ध के बाद कई देशों की अर्थव्यवस्था हो गई थी कमज़ोर पूरी तरीके से, ठीक है, तो जितने भी लीग ऑफ नेशन के देश थे, उन्होंने क्या करा, एक दूसरे को भाई हम आर्थिक सहयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक सहयोग कैसे होगा, आपस में व्यापार करो, व्यापार में सपोर्ट करो, आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास करो, भाई दुनिया में अगर आर्थिक स्थिरता रहेगी तो सब सही रहेगा। सो कुछ देशों को तो इससे फ़ायदा हुआ, मतलब उनका आर्थिक सुधार भी देखने को मिला, आप मान के चलो, ठीक है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन ने ही बोला था कि भाई हमें आर्थिक सुधार भी करने चाहिए। और क्या बोला भाई लीग ऑफ नेशन ने, अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय के ऊपर बोला कि भाई लीग ऑफ नेशन ने बोला एक इंटरनेशनल जो लॉ होता है ना, वो हम मजबूत करेंगे, ताकि हर देश को डर हो, कुछ भी कोई गलत काम करने से पहले सोचे कि वो देश करने क्या जा रहा है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करी गई, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक ऐसा न्यायालय है जो कि वैश्विक लेवल पे जितने भी विवाद होगा उसको कानूनी रूप से सुलझाने की वो कोशिश करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। और इससे क्या होगा, वैश्विक राजनीति में कानून की भूमिका बढ़ेगी, लोगों को कानून का वो मतलब समझ आएगा, लोगों को कानून की अहमियत समझ में आएगी। और छोटे देशों के हितों की रक्षा की बात करी लीग ऑफ नेशंस ने, बोला कि जो लीग ऑफ नेशन है वो छोटे और कमज़ोर देशों के लिए एक मंच है ना, छोटे देशों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और छोटे देशों को भी अपनी बात को रखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा। बड़ी शक्तियों के दबाव से उनको सुरक्षा मिली लीग ऑफ नेशन के आने से पहले। तो जब कोई नहीं था लीग ऑफ नेशन जैसा, तो बड़े बड़े देश क्या करते थे, छोटे छोटे देशों को डरा धमका देते थे। तो ये लीग ऑफ नेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि छोटे देशों को एक प्रोटेक्टेड सा फील हुआ। और उपनिवेशों पर निगरानी प्रणाली, इसका मतलब होता है मैंडेट सिस्टम। लीग ऑफ नेशन ने क्या करा, जर्मनी और तुर्की के जो पहले के उपनिवेश थे उनके लिए एक मैंडेट प्रणाली शुरू करी। जो जर्मनी और तुर्की ने किसी को पहले अपने कब्जे में ले रखा था ना जगहों को, देशों को, तो उन क्षेत्रों को सीधे किसी एक देश को नहीं दिया गया। लीग ऑफ नेशन ने उसको क्षेत्रों को अपनी निगरानी में रखा, ठीक है, प्रॉपर। और इसका मेन मकसद ही यही था कि जिन देशों को उपनिवेश बनाया गया है उनके हितों की रक्षा हो। कोई भी बड़ा देश अब वापस से उपनिवेशवाद की तरफ ना जाए, ना ही किसी को गुलाम बनाने के लिए सोचे भी। और क्या हुआ, युद्ध के बाद स्थिरता लाने का भी प्रयास किया गया। तो भाई लीग ऑफ नेशन ने क्या करा, युद्ध के बाद यूरोप में आपको पता है बहुत ज़्यादा अस्थिरता फैल गई थी। तो लीग ऑफ नेशन ने बोला देखो भाई, हम सबको शांति समझौता करना चाहिए, हमें जितना हो सकता है अपनी बातचीत से जो है मामला हल करना चाहिए, एक स्थिरता भी बनी रहेगी। हालांकि लीग ऑफ नेशन के पास शक्तियां बहुत कम थी, उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो कुछ बहुत बड़े डिसीजन ले ले, लेकिन फिर भी उसने ये सब कोशिश करी। फिर उसके बाद आता है भाई जो यूएन, आपको पता है यूएनओ जिसको आज हम कहते हैं, तो उसकी नींव कहाँ से रखी गई। भले ही लीग ऑफ नेशन जो है वो असफल रहा क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड को वो रोक नहीं पाया, लेकिन ये नहीं है कि इसका महत्व नहीं था। भाई एक इंटरनेशनल सहयोग क्या होता है वो लीग ऑफ नेशंस ने ही हमको सिखाया, ठीक है, लीग ऑफ नेशन ने ही हमको सिखाया कि भाई क्या होता है इंटरनेशनल सहयोग। बाद में फिर जब यूएनओ बना तो यूएनओ भी इसी पे काम करता है कि हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करना है। सो लीग ऑफ नेशन ने दुनिया को सिखाया, लीग ऑफ नेशन ने दुनिया को बताया कि शांति के लिए बहुत ज़रूरी है एक संगठन हो, हमारा एक बड़ा संगठन होना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अति आवश्यक है, ये आप मान के चलो। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, इसका निष्कर्ष तो यही निकल कर सामने आता है कि देखो भाई,
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आपका लीग ऑफ नेशन है वो विश्व शांति की दिशा में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम था। दुनिया भर में शांति बनी रहे, दुनिया भर में कोई आपस में लड़ाई झगड़े ना करे, इसी के लिए इसको बनाया गया था। हालांकि ये अपने उद्देश्यों को पूरी तरीके से, जो इसके टारगेट थे उसको पूरा नहीं कर पाया, फिर भी भाई इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है, इसका महत्व को आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जो जो इसने काम करे हैं, इसने एक तो सबको बताया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता क्या है, बोला कि शांति जो है, पीस क्या, उसकी क्या वैल्यू है, ये एक सोच जो पहले थी ही नहीं लोगों के अंदर, वो लोगों के अंदर इसने डेवलप करी। और भविष्य के लिए भी जो आने वाले संगठन थे जैसे यूएनओ, उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त किया, उनके लिए भी एक रास्ता दिखाया। तो इस तरीके से लीग ऑफ नेशंस से आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। आप ज़रूर लीग ऑफ नेशन का जो प्रश्न है उसको अपने इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में, सूची में ज़रूर आप प्रायोरिटी पर रखना। आ सकता है भाई, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं इसके आने की। अब हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1917 में रूस के अंदर बोल्शेविकों ने क्या किया, या फिर रूसी क्रांति। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो रशिया, जिसकी राजधानी मॉस्को, आपको पता है भाई रशिया एक बहुत ही बड़ा देश है, और यहाँ पे जो क्रांति हुई वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर क्रांति हुई तो क्रांति हुई कैसे यहाँ पे रशिया के अंदर। तो देखो, यहाँ पे पहले ना शासन होता था राजा महाराजाओं का, जार कहा जाता था जिनको। अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। देखो, रूसी क्रांति हमारे इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है भाई, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और रूसी क्रांति का परिणाम पता है क्या निकला था, कि जो वहाँ का राजा था, सम्राट, उसको सत्ता से हटना पड़ा और एक सरकार की स्थापना हुई जो साम्यवाद पर आधारित थी, यानी कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म पे। तो ये हुआ कैसे? देखो, दो चरण थे रूसी क्रांति के, दो चरण हैं टोटल। एक है फरवरी क्रांति, जिसको मार्च 1917 में किया गया था। होता क्या है, वहाँ का कैलेंडर अलग है थोड़ा। तो इस क्रांति में राजतंत्र को समाप्त किया गया, पूरी तरीके से राजा को हटा दिया गया और एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। फिर अक्टूबर क्रांति का टाइम आया, जो नवंबर 1917 में हुई थी। बता रहा हूँ ना, कैलेंडर अलग अलग है, याद रखना। यहाँ अक्टूबर क्रांति में जो बोल्शेविक थे जितने भी, उन्होंने क्या करा, एक ये जो प्रोविजनल सरकार बनी थी इसको ही हटा दिया और अपनी खुद की साम्यवादी सरकार बना दी। समझ में आ रहा है? वन बाय वन आपको समझाऊंगा। पहले तो आप समझो कि कारण क्या है, आखिर रूस के अंदर क्रांति हुई क्यों थी, रूस के अंदर क्रांति होने का मेन रीज़न क्या था, आप इसको समझो। सबसे पहले तो देखो, सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा थी रूस के अंदर। जो अमीर लोग थे, बड़े घराने के, सम्राट का परिवार है, और इसके अलावा गरीब है, ये ऐसे पूरा साम्राज्य जो है बटा हुआ था, किसान और गरीब लोग, सम्राट का परिवार और अमीर लोग। ज़्यादातर लोग जो थे रशिया के अंदर वो किसान थे, बहुत गरीब थे बेचारे। और जो बड़े बड़े पैसे वाले संपन्न जमींदार होते थे, उनकी ज़मीनों पर किसान काम करने जाया करते थे। और क्या होता है, अब जो शहर के अंदर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे, वो बेचारे कई लंबे घंटों तक काम करते थे, वेतन उनको बहुत कम मिलता था। उनके कार्य करने की जो परिस्थितियाँ होती थी, जो पूरे है ना कंडीशन होती थी, वो बहुत ज़्यादा बुरी होती थी। ठीक है, कम वेतन में भी उनको इतना काम करवाया जाता था वहाँ पे। फिर क्या हुआ, सम्राट निकोलस द्वितीय की कमज़ोर नेतृत्व शक्ति थी। सम्राट निकोलस द्वितीय एक ऐसा राजा था जो निरंकुश था, वो खुद को ही सबसे बेस्ट मानता था, और लोग चाहते थे सुधार हो तो वो इग्नोर कर देता था। भोजन की कमी हो रखी थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। ये ऐसे मुद्दे थे जिसको वो हल कर नहीं रहा था, और वो बहुत असमर्थ था, और लोगों के अंदर गुस्सा पनपता जा रहा था कि हमारा राजा ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर क्यों नहीं रहा है आखिर। तो हुआ क्या, उनकी खराब प्रदर्शन प्रबंधन, यानी कि उन्होंने क्या करा, जैसे ब्लडी संडे जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शकों को मार दिया गया, उसने ऐसे गंदे तरीके से लोगों को ट्रीट किया था। जो लोग अपनी प्रोटेस्ट करने आए थे उनको ही मार दिया गया। तो ऐसे में क्या हुआ, उनको उनकी प्रतिष्ठा पे बहुत नुकसान पहुंचा। लोगों की नज़र में तो आप गिर जाओगे ना यार, कुछ ऐसा करोगे, कोई प्रोटेस्ट करने आया है आप उसको मार ही दो। तो फिर क्या हुआ, रूस ने जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिससे और भी स्थिति रूस की बिगड़ गई थी।
और सैनिक खराब उपकरण और योजना के कारण बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे। इनके उपकरण ढंग के थे नहीं, इनके इतने सैनिक मारे जा रहे थे, कोई प्लानिंग भी नहीं थी इनके पास। और युद्ध की वजह से रूस के अंदर खाने का, ईंधन का और बाकी सब वस्तुओं का संकट पैदा हो गया, कमी हो गई। और लोग बहुत नाराज थे कि आखिर सम्राट जो है वो रूस को युद्ध में बनाए क्यों रखे हुए हैं, जब आपको पता है आपके देश के लोग बहुत ज़्यादा कष्ट झेल रहे हैं, तो आप भाई ऐसे युद्ध से पीछे हट जाओ ना, आप युद्ध में बने भी क्यों हुए हो। ठीक है, ये आप समझो। ठीक है, तो आपको तो युद्ध में बने ही नहीं रहना चाहिए कायदे से। और कई सारे ऐसे विचारक आए जो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे, जैसे कार्ल मार्क्स के विचारों को बहुत लोग पढ़ रहे थे। उन्होंने बोला भाई साम्यवाद बहुत बढ़िया चीज़ है, यानी कि जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी ज़मीन है, वो समान रूप से सब में बांट दो, सरकारी कर दो, प्राइवेट सिस्टम बंद कर दो। व्लादिमीर लेनिन जैसे नेता आए जिन्होंने बोला कि भाई गरीबी पूरी ख़त्म हो जानी चाहिए, किसानों को ज़मीन दो, और पहले विश्व युद्ध से ये रशिया को बाहर निकालो, बहुत नुकसान हो रहा है रशिया का। और उन्होंने नारा दिया शांति, ज़मीन और रोटी, यानी कि हमें चाहिए पूर्णतः शांत रहे सब कुछ, हमें ज़मीन चाहिए और हमें चाहिए कि भाई सभी को रोटी मिले। तो जितने भी किसान थे, जितने भी मजदूर थे, वो सारे के सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और क्या हुआ, फरवरी की क्रांति के बाद जो है अस्थायी सरकार बनाई गई थी, सो वो भी असफल थी। ना तो वो युद्ध को समाप्त करवा पा रही थी, ना ही वो खाने की कमी को हल कर पा रही थी, ना ही वो किसानों को ज़मीन दे पा रही थी। तो इससे लोगों का तो भाई एकदम भरोसा उठ गया सरकार के ऊपर से, और लोग जो हैं दूसरे लोगों की तरफ देखने लगे। जैसे बोल्शेविक थे, उनका अलग ही अपना संगठन चल रहा था, वो भी कुछ बदलाव चाहते थे। तो अब मैं आपको कुछ प्रमुख विशेषताएं बताने वाला हूं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। फरवरी क्रांति में हुआ क्या था, जो सेंट पीटर्सबर्ग है, जिसको पहले पेट्रोग्राद भी कहा जाता है, वहाँ पे खाने की कमी बहुत ज़्यादा थी और जीवन जीने की स्थिति बहुत बुरी थी। तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोग विरोध कर रहे थे, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, वो सब एकजुट होकर बदलाव चाहते थे। तो सम्राट निकोलस द्वितीय को 15 मार्च 1917 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया उस बंदे को कि भाई अब आप त्याग पत्र दे दो, बहुत हो गया आपका, राजा राजा आपने बहुत खेल लिया। तो रोमानोव जो राजवंश था, शाही परिवार, उसका एक अंत हो गया और अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व में एक टेम्परेरी सरकार बनाई गई, प्रोविजनल सरकार बनाई गई देश को चलाने के लिए, थोड़ा बहुत मतलब जो ये अव्यवस्था है उसको संभालने के लिए। हुआ क्या, बोल्शेविक लोग जो थे, जो गरीबों का नेतृत्व कर रहे थे, व्लादिमीर लेनिन वगैरह थे, लियोन ट्रॉट्स्की थे, इन्होंने क्या करा, सरकार पर ही कब्जा कर लिया। बोला आप हटो, आपके भी बस की नहीं है। जितने भी मजदूर थे, सैनिक थे, वो सब इनके समर्थन में थे। तो बोल्शेविक लोगों ने क्या करा, पेट्रोग्राद में जो मेन जगहें थी उस पर कब्जा कर लिया। जैसे जितनी भी सरकारी इमारतें थी, जो टेलीग्राफ के कार्यालय थे, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और जो अस्थायी सरकार है उसको बहुत कम प्रतिरोध के साथ उखाड़ फेंका, मतलब बहुत ही कम एफर्ट्स लगे और जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया पूरी तरीके से। ठीक है, फिर क्या होता है, अब परिणाम क्या हुआ देखो, बोल्शेविक लोगों ने क्या करा, रूस को एक समाजवादी राज्य घोषित कर दिया। बोला जो रशिया है वो समाजवादी राज्य है आज के बाद से। और रूस ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क संधि पर साइन करा और प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलने का निर्णय लिया। रूस ने बोला हम विश्व युद्ध वगैरह में नहीं लड़ेंगे, हम भाई बाहर निकलेंगे, हमारा बहुत खर्चा और लग गया है, हमारे बहुत लोग मारे जा रहे हैं। तो ज़मीन जो थी वो किसानों में दोबारा से पुनर्वितरित की गई, दोबारा से किसानों को ज़मीनें दी गई और उद्योगों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। जो बड़े बड़े उद्योग थे वो सरकार ने अपने अंडर में ले लिए। अब रूसी क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, ये सब होने से क्या हुआ, सबसे पहले तो रूस में राजतंत्र का बिल्कुल खलासा हो गया। सम्राट निकोलस द्वितीय का त्यागपत्र आ गया और जो कई सदियों तक सम्राट का शासन चल रहा था उसका अंत हो गया और साम्यवाद का उभार हो गया। बोल्शेविक लोग आए तो वो साम्यवाद, समाजवाद की अपनी एक वो जो विचारधारा है वो लेकर आए, यानी कि ज़मीन, कारखाने, संपत्ति सब लोगों के बीच में बांट दो, सरकारी कर दो। और इससे दुनिया भर में साम्यवाद और समाजवाद का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ, लोगों ने क्रांतियाँ करी। जैसे चीन और क्यूबा में भी साम्यवादी क्रांति हुई, वहाँ पे भी साम्यवादी सरकारें बनी। सो ये सब इसका इम्पैक्ट पड़ा। और क्या हुआ, रूस ने खुद को प्रथम विश्व युद्ध से भी बाहर निकालने का फैसला ले लिया, जिससे कि उसको जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान भी कम हो गया। लेकिन कुछ आर्थिक समस्याएं भी हुई, क्योंकि देखो जर्मनी को ज़मीन का त्याग करना पड़ा। यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड वॉर 1 से जब आप बाहर निकलते हो तो आप हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मिल भी रही हो, वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या है, सामाजिक सुधार भी हुआ।
जब रूसी क्रांति हुई तो उसके बाद किसानों को ज़मीनें दी गई, जब साम्यवादी सरकार आई कारखानों को सरकारी कर दिया गया, जितनी भी फैक्ट्रियां थी ना वो सारे सरकारी कर दी गई। हालांकि शुरू शुरू में तो क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से अराजकता हो गई, क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे कि भाई ये सब हमें नहीं चाहिए, ये सब क्यों हो रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति से ब्रिटेन, अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश, जो बड़े बड़े देश थे, वो डर गए कि भाई ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सब क्या चल रहा है। और इससे क्या हुआ, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का तनाव बढ़ गया। अब रूस में तो आ गया साम्यवाद, समाजवाद, ठीक है, लेकिन जो ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह है यहाँ पे चलता है पूंजीवाद। तो वो लोग तो डर गए, भाई ये कौन सी विचारधारा आ गई है अब नई मार्केट में। तो हुआ क्या, ये जो साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद का ये जो एक विभाजन है ना, इसी से आगे चलकर सोवियत संघ और जो पश्चिमी देशों की लड़ाई है वो शुरू हुई। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जी अपने अगले प्रश्न की तरफ। वो है प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी में नाजियों की लोकप्रियता। आखिर प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद जर्मनी में नाजी लोग जो थे वो इतने फेमस क्यों हो गए थे। नाजी लोगों की जो पार्टी थी उसमें ऐसा क्या था। तो आप समझो, यूरोपियन एक कंट्री है यहाँ पे आपकी जर्मनी, और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ था आखिर, क्यों इतना ज़्यादा नाजियों को पॉपुलैरिटी मिली, ऐसा वो लोग क्या कर रहे थे। हिटलर का नाम आप सभी ने सुना होगा, एडोल्फ हिटलर। तो इन्हीं का ये पूरा टॉपिक है, इन्हीं की नाजी पार्टी थी। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कि आखिर हुआ क्या था। देखो, ये इनकी पार्टी का वो साइन था, सिंबल था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था और जर्मनी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पूरा धक्का लगा था, ये आप सभी को पता है बहुत अच्छे से। युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर एक वर्साई की संधि थोपी गई थी, जिसमें बताया गया कि भाई जर्मनी ने ही सारा युद्ध करवाया है। जर्मनी की जनता को बहुत अपमानित किया गया। जर्मनी की जनता बहुत ही ज़्यादा निराश भी हो गई थी इसके बाद से। फिर क्या होता है भाई, फिर ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा असंतोष था, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और गरीबी का वातावरण था, अस्थिरता थी चारों तरफ, ठीक है। तो नाजी पार्टी के नेता थे एडोल्फ हिटलर। पूरे जनता ने जर्मनी के एक तरफा सपोर्ट कर रखा था एडोल्फ हिटलर को। तो हुआ क्या, वर्साई की संधि में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें थी, जैसे जर्मनी को बोला गया आप युद्ध के दोषी हो, आपके ऊपर भारी युद्ध का हर्जाना लगाया जाएगा, आपकी सेना को हम कम कर देंगे, आपके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसको भी हम छीन लेंगे। तो मान के चलो कि भाई जर्मनी के साथ कितनी बेइज्जती हुई है। तो जर्मनी की जनता समझ रही थी ये जो वर्साई की संधि है ये सीधा अपमान है हमारा। नाजियों ने भी इस गुस्से का फ़ायदा उठा लिया और बोला कि भाई हम हमारा सपोर्ट करो, ये वर्साई की संधि को हम नहीं मानेंगे, हम सारे वर्साई की संधि के अगेंस्ट जो है खड़े हो जाएंगे और जर्मनी को वापस से आपकी जो खोई हुई ग्लोरी है वो दिलवाएंगे। हुआ क्या, आर्थिक संकट भी बहुत था जर्मनी के अंदर। तो युद्ध के बाद क्या हुआ, जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी थी। आप मान के चलो, जर्मनी के अंदर पूरा का पूरा जो एक वो होता है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट का माहौल था। बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए थे, बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ गई थी। 1923 की महंगाई और 1929 की आर्थिक मंदी ने तो हालात को और ज़्यादा बिगाड़ दिया था। और नाजियों ने भी लोगों को बोला कि देखो, आप हमें सपोर्ट करो, हम रोजगार में आपको पूरा पूरा सहयोग करेंगे, आर्थिक सुधार कर देंगे, भरोसा दिलाते हैं हम कि सभी लोगों को नौकरियां दिलवाएंगे। और इसी कारण की वजह से जो है इनको सपोर्ट मिला। फिर वाइमर गणराज्य भी बहुत कमज़ोर था। हुआ क्या कि जर्मनी की जो लोकतांत्रिक सरकार काम करती थी, जो वाइमर गणराज्य था, वो बहुत कमज़ोर थी। लोगों की नज़र में यही था कि भाई ये जो गवर्नमेंट है कुछ कर नहीं रही है, सरकार बार बार बदलती रहती है, फैसले कोई ढंग के होते नहीं हैं, और जो जनता की समस्याएं हैं वो भी हल नहीं हो पा रही है। तो लोग जो थे ना वो बहुत निराश हो गए थे। लोगों को यही लग रहा था कि भाई लोकतंत्र जो है वो कुछ होना नहीं है उससे, हमें चाहिए कोई मजबूत नेता जो हमारी बात सही से रख पाए। सो ऐसे में नाजी लोगों ने बोला हम मजबूत हैं, हम आपकी बात रखेंगे भाई मजबूती से, आप हमें सपोर्ट करो। तो हिटलर का जो एक नेतृत्व था लीडरशिप का ना, वो बहुत तकड़ा था, उनका एक एक ऑरा था। तो एडोल्फ हिटलर बहुत अच्छा एक तो बोलता था, उसकी जो वाचन शैली है, प्रभाव मतलब बहुत प्रभावशाली वक्ता था वो। और वो भाषण देता था जब, तो बहुत भावनात्मक, इमोशनल भाषण देता था। जो भी हिटलर के भाषण को सुनता था वो समझ लो हिटलर का फैन बन जाता था।
और वो जर्मनी के गौरव को दोहराता था बार बार कि वी आर द जर्मन पीपल, वी आर द ये, वी आर द वो। तो लोग पता है खुश हो जाते थे। राष्ट्रवाद की बात करता था, लोगों में वो देशभक्ति की भावना इंजेक्ट कर देता था। जनता को वो एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाता था। कहता था कि भाई आप मेरे साथ चलो, मैं तो आपकी ज़िंदगी ऐसी बना दूंगा। और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि नाजी लोग बहुत फेमस हो गए। सबसे मेन कारण ही यही था नाजी लोगों के फेमस होने का, वो हिटलर था। राष्ट्रवाद और जर्मन गौरव की भावना, एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो राष्ट्रवाद होता है ना, वो था इसके अंदर, हिटलर के अंदर। नाजियों ने बोला एक राष्ट्र का एक नेता, हमारा जर्मनी एक ही रहेगा, एक ही इसका नेता होगा, वो होगा हिटलर। तो जर्मनी को बोला गया कि भाई सभी लोगों को हम फिर से जर्मनी को महान बनाएंगे। तो जर्मन जनता, खासकर जो जर्मनी के युवा थे, वो तो नाजियों की ओर पूरे अट्रैक्ट हो गए। उन्होंने कहा भाई नाजी ही हमारा अब सब कुछ करेंगे, भाई नाजियों के ही जो साथ है चलने में फ़ायदा है अपने को। और क्या हुआ, यहूदियों और कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया गया। तो नाजी लोगों ने क्या करा, जितनी भी जर्मनी की समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं के लिए पता है किसको दोषी ठहराया? जो यहूदी लोग हैं, जो जीविश लोग होते हैं, जो इज़राइल में रहते हैं आज की डेट में, और जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, और जो वर्साए संधि को सपोर्ट करते हैं। तो नाजी लोगों ने बोला ये तीनों लोग हमारे दुश्मन हैं, इन तीनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और लोगों का गुस्सा पूरा एक दिशा में इसने, हिटलर ने मोड़ दिया। बोला कि जहाँ भी भाई कुछ ज़रूरत पड़े तो इनका जो है खुलकर विरोध करना। तो नाजियों को बहुत समर्थन मिला। नाजी प्रचार करने में बहुत तेज थे। नाजियों ने प्रचार का बहुत प्रभावी उपयोग किया, अखबार से, पोस्टर से, रैलियां निकाल निकाल कर अपने प्रतीक चिन्ह, अपने नारे, ये सब लोगों को दिखाए सुनाए। और गोएबल्स के नेतृत्व में प्रचार मंत्रालय, यानी कि ऐसे ऐसे नेताओं को छोड़ा गया, प्रचार मंत्रालय बनाया गया जो इतना प्रोपोगंडा का वो करता था, प्रचार करता था। तो प्रचार से क्या हुआ, जो ये नाजी लोग थे इनकी छवि थोड़ी सी हो गई मजबूत, और अट्रैक्टिव भी हो गई, लोगों को आ गई ये पसंद। इसके अलावा अर्धसैनिक संगठन भी कुछ काम कर रहे थे। नाजियों ने अपने एक संगठन बनाए अर्धसैनिक, जैसे एसए और एसएस। एसए का मतलब था स्ट्रॉम ट्रूपर्स, एसएस का मतलब था प्रोटेक्शन स्क्वाड्स। बेसिकली ये जो संगठन बनाए गए, इनका काम था विरोधियों को डराना। रैलियों को, जब रैली निकलती थी तो यही सारे अर्धसैनिक आते थे, ठीक है, और दिखता था कि कितनी ताकत है नाजियों के अंदर। तो इससे क्या हुआ, नाजी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, नाजियों का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया। और इसके अलावा जितने भी उद्योगपति थे भाई, मध्यम वर्ग के लोग थे, उनका भी खुला समर्थन था नाजियों को, ठीक है। उद्योगपति लोग जो थे वो तो डरते थे कम्युनिज्म से, क्योंकि कम्युनिज्म में तो सब कुछ सरकारी हो जाता है। तो जितने भी प्राइवेट ओनरशिप थे, जितने भी, वो सब इन्हीं को सपोर्ट करते थे। और मिडिल क्लास भी भाई, तुम्हें पता है, आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो वो भी इसी को सपोर्ट करेगा। तो दोनों वर्गों ने नाजियों को सपोर्ट दिया पूरा पूरा, जिससे नाजियों की राजनीतिक शक्ति तो पूरी बढ़ गई, ठीक है। पॉलिटिकल पावर जो थी उनकी बहुत तकड़ी हो गई थी। और क्या हुआ, फिर सत्ता में प्रवेश किया इन्होंने और लोकतंत्र का सफाया कर दिया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था, और उसने क्या करा, सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बिल्कुल वीक कर दिया चांसलर बनते ही, और नाजी पार्टी को घोषित कर दिया एकमात्र यही पार्टी रहेगी। और इसके बाद उन्होंने दबा के नाजियों को पॉपुलर किया, जितना ज़्यादा मैक्सिमम उनकी पॉपुलैरिटी हो सकती है भाई वो करवाई। और लोकप्रियता सत्ता और प्रचार के बल पर और बढ़ गई, यानी कि इतना ज़्यादा प्रचार करवाया और इतना ज़्यादा हिटलर फेमस हो गया, उसकी पार्टी फेमस हो गई। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है भाई यहाँ से? अब निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जब हार गया था, तो आपको पता है जर्मनी को बहुत ह्यूमिलेट किया गया था, आर्थिक संकट बहुत था, राजनीतिक रूप से भी अस्थिरता थी, अपना अपमान तो था ही था। तो नाजियों के लिए एक एनवायरनमेंट बन गया था लोगों को अपनी तरफ खींचने का। और हिटलर का नेतृत्व भी बहुत तकड़ा था, प्रचार करने में भी भाई वो बहुत तेज था, और झूठे वादे करता था जिससे कि जनता जो है उसकी तरफ आ जाए, अट्रैक्ट हो जाए। तो इस प्रकार जो नाजी पार्टी है वो जर्मनी के अंदर लोकप्रिय बन गई थी और सत्ता पर काबिज हो गई, यानी कि सत्ता उन्होंने संभाली हिटलर ने। तो ये नाजी पार्टी का क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। हिटलर के ऊपर क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इटली में फांसीवाद के उदय के कारकों पर चर्चा करें। फासिज्म जिसको हम कहते हैं, इटली के अंदर क्या था, क्या वहाँ पर भी तानाशाही थी, अगर थी
तो वो तानाशाही किसकी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, इटली अगेन एक यूरोपियन कंट्री है और ये है उसका मैप जो आप सामने देख पा रहे हो, ठीक है। तो इटली की क्या कहानी है वो हमें अब यहाँ पे समझनी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये बेनिटो मुसोलिनी है, ये इटली के एक लीडर थे और मैं आपको बताऊंगा कि इटली के लिए इन्होंने क्या किया था। तो देखो भाई, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद इटली, देखो जब वर्ल्ड वॉर होती है तो आर्थिक संकट भी होता है, राजनीतिक संकट भी होता है। तो दोनों ही तरीके के संकट से इटली गुजर रहा था और युद्ध में विजेता होने के बाद भी इटली को उतना लाभ नहीं मिल पाया था जितना लाभ मिलना चाहिए था, जिससे कि जनता खुश नहीं थी। और जनता खुश नहीं होगी तो जनता में गुस्सा फैलेगा, जनता में असंतोष फैलेगा। तो जब ये जो अस्थिरता आ रही थी, लोगों के अंदर गुस्सा था, इटली की जनता परेशान थी, लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार थे, कोई काम धंधा कर नहीं रहे थे और लोगों में डर का माहौल था। तो ऐसे में एक नेता आए, जैसे जर्मनी में हुआ था सिमिलर काम इटली में हो रहा है। यहाँ पे आए बेनिटो मुसोलिनी और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फांसीवादी पार्टी। इन्होंने बोला धीरे धीरे सत्ता हासिल करके हम इटली को अच्छा कर देंगे। तो अच्छा करने के चक्कर में इन्होंने इटली को बना दिया एक तानाशाही राज्य, यानी कि अब ये अकेला रूलर होगा, कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, जैसा मुसोलिनी चाहेगा वैसे ही चीज़ें होंगी। तो ये तो एक बैकग्राउंड है, आप समझो। इटली को वर्ल्ड वॉर में जीत मिलते के बाद भी वहाँ पे कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसीलिए ऐसे नेताओं को सपोर्ट मिलता था। तो हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। युद्ध के बाद इटली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इटली को बहुत भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वॉर में जब आप जाते हो तो नुकसान भी होता है। बेरोज़गारी थी, महंगाई थी, सैनिक भी खुश नहीं थे, वहाँ की सरकार भी बहुत कमज़ोर थी इटली की। तो लोग बहुत गुस्सा थे, लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ गया था, लोगों को लग रहा था हो तो कुछ भी नहीं रहा है, हमें चाहिए अब ऐसा ही कोई नेता जो अकेला सब संभाल के सही कर दे इटली का, ये जो भी समस्याएं हो रखी हैं इटली की, ये सारी की सारी कोई नेता आए और वो सॉल्व कर दे। तो हुआ क्या, जीतने के बाद भी अपमान की भावना थी लोगों के अंदर। इटली को युद्ध के बाद उतना क्षेत्र मिला ही नहीं जितना उससे वादा किया गया था। वर्ल्ड वॉर में वो जीत भी गया पर उससे प्रॉमिस करके भी उसको उतना वो क्षेत्र नहीं दिया गया। तो जनता को लगा कि भाई हमारे इटली के साथ तो धोखा हुआ है। तो अब लोगों की जो राष्ट्रवाद भावना होती है, जो एक देशभक्ति की भावना होती है, वो जागेगी कि भाई हमारा इटली के साथ कुछ बुरा हुआ है। सो अब ये जो मुसोलिनी नाम से आदमी है, इसने इसी भावना का फ़ायदा उठाया। इसने कहा आप मुझे सपोर्ट करो ना, मैं आपको वापस से वैसा इटली दिलवाऊंगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो इसने पूरा यही लौटाने का वादा करा। फिर एक पार्टी बनाई गई, फासिस्ट पार्टी। 1919 में ही मुसोलिनी ने एक पार्टी बनाई, इसका प्रतीक था फासिस। और ये जो पार्टी थी इसकी, मुसोलिनी की, वो एक ही बात कह रही है, राष्ट्रवाद, हमें देशभक्ति चाहिए, इटली के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इटली को स्ट्रांग बनाना है। सैन्यवाद, यानी कि सारी ताकत सेना के हाथ में दे दो। और तानाशाही, एक ही नेता होगा हमारा, वो है मुसोलिनी, सुप्रीम लीडर वही होगा, जो वो कहेगा वो उसकी बात हम सबको माननी ही माननी है। और लोकतंत्र को बिल्कुल डिक्लाइन कर दो, मना कर दो, लोकतांत्रिक सरकारें नहीं चाहिए, समाजवाद भी नहीं चाहिए। तो ये लोकतंत्र और समाजवाद दोनों का ही विरोधी था। और इसकी जो फांसीवादी पार्टी है बहुत तेज़ी से वो लोकप्रिय हो गई, बहुत तेज़ स्पीड से आप मान के चलो कि उसकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, काले कमीजधारी दस्ते यानी कि ब्लैक शर्ट्स, फांसीवादी पार्टी के लोगों ने क्या करा, एक अर्धसैनिक संगठन बनाया जैसे हिटलर ने बनाया था। तो इन्होंने भी अपना एक अर्धसैनिक संगठन बनाया जिनको ब्लैक शर्ट्स कहा जाता था। अब ये जो ब्लैक शर्ट्स होते थे ये क्या करते थे, समाजवादी लोगों के ऊपर और जो भी इनका विरोध करते थे ना फांसीवादियों का, वो उनके ऊपर अटैक कर दिया करते थे जाके। और कभी वो कोई हड़ताल करता है तो वो हड़तालों को तोड़ देते थे, हड़ताल करने नहीं देते थे। सभी लोगों में डर और आतंक का माहौल फैलाते थे, सभी को बोलते थे कोई भी मुसोलिनी के अगेंस्ट कुछ मत बोलना। तो हुआ क्या, सरकार ने भी भाई कोशिश करी इसको रोकें, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, जिससे फांसीवादी लोगों की ताकत और बढ़ गई। जब इनको कोई रोक ही नहीं पा रहा तो उनकी ताकत तो बढ़ेगी। फिर क्या हुआ, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे और मिडिल क्लास थे वो भी इसको मुसोलिनी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि देखो उद्योगपति लोगों को तो कभी भी साम्यवाद समाजवाद पसंद आएगा नहीं, और उनको डर भी लगता था कि भाई ऐसा हो गया तो हमारा तो सब चला जाएगा, सब सरकार के कंट्रोल में हो जाएगा उसमें, तो उस सिस्टम में।
मिडिल क्लास को भी पता है भाई आर्थिक रूप से हम बहुत तंग चल रहे हैं, तो हम भी नहीं जा सकते लोकतंत्र समाजवाद वगैरह की तरफ। तो दोनों वर्ग, उच्च वर्ग भी और मध्यम वर्ग भी, दोनों बेनिटो मुसोलिनी के साथ थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं व्यवस्था बनाऊंगा और अनुशासन बनाऊंगा, वादा करता हूँ आप सभी लोगों से। तो वो सभी से प्रॉमिस करता था कि हाँ भाई ये काम ऐसे ऐसे मैं करके दिखाऊंगा। फिर है रोम की ओर मार्च, मार्च ऑन रोम 1922। तो 1922 में मुसोलिनी ने जितने भी उसके सपोर्टर्स थे उनको लेकर वो रोम की ओर गया, रोम की तरफ आगे बढ़ा। इससे क्या हुआ, देश के अंदर गृह युद्ध का एक खतरा पैदा हो गया, क्योंकि जब इतने लोगों को एक साथ लेके आप मार्च कर रहे हो तो एक डर होता है कि भाई सिविल वॉर हो सकती है। तो जो राजा विक्टर इमैनुअल थर्ड थे उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो हुआ क्या, अंततः राजा ने मुसोलिनी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। दबाव वबाव इतना सब आ चुका था कि मुसोलिनी को बोला गया आओ भाई तुम ही संभालो अब यहाँ पे आगे। अब हुआ क्या भाई, मुसोलिनी को अगर आपने इनवाइट किया है और वो अगर सत्ता में आएगा तो सबसे पहले तो उसने संसद की शक्तियों को ही कम कर दिया, जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग थे सबको एकदम कमज़ोर कर दिया, मीडिया प्रेस पे पूरा कंट्रोल बना लिया। धीरे धीरे जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी वो समाप्त हो गई। तो आप मान के चलो कि इसने जैसे ही सत्ता में आया सबसे पहले लोकतंत्र का सफाया करने के ऊपर ध्यान दिया और वन पार्टी रूल की तरफ ये सबको ले गया। 1926 तक आते आते मुसोलिनी ने जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, जितने भी राजनीतिक दल थे इटली के, उन सभी दलों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। बोला कि नहीं, अब यहाँ पे कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ हमारी जो है एक ही ये पार्टी रहेगी, फांसीवादी पार्टी, और एकमात्र पार्टी हमारी ही पार्टी रहेगी। विपक्ष के जितने भी नेता थे उसको इसने जेल में भेज दिया। बोला कि नहीं अब मैं आपको बाहर रहने नहीं दूंगा। कईयों को निर्वासित कर दिया, इटली से ही भगा दिया। सो इस तरीके से इटली में पूरी तरीके से एक तानाशाही स्थापित हो गई। धीरे 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 जैसे इसके पास पावर आती गई, इसने क्या करा, तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। फिर क्या है, प्रचार और व्यक्तिगत पूजा, व्यक्तित्व की पूजा। तो मुसोलिनी खुद को पता है क्या कहता था, ड्यूस। ड्यूस का मतलब होता है नेता, एक ऐसा नेता जो सबसे टॉप होगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा। मीडिया पूरी इसने कंट्रोल कर ली। शिक्षा और संस्कृति, जो भी एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा वो मुसोलिनी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। जो भी कल्चर होगा इटली का वो मुसोलिनी के अकॉर्डिंग होगा। और मुसोलिनी ने खुद को बोला मैं ही महान नेता हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और ऐसा ही देख देख कर जनता पर उसका प्रभाव धीरे धीरे देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर क्या हुआ आगे भाई, देखो इसका शासन बहुत दमनकारी था। गुप्त पुलिस बनाई इसने, जो भी विरोध करता था उसको सजा देता था। ये सेना और युद्ध की बहुत ज़्यादा ये वो था कि भाई हाँ सेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, युद्ध लड़ना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मतलब मिलिट्री वॉर वगैरह को प्रमोट करता था ये जो बंदा था। इटली पूरी तरीके से एक दमनकारी सैन्य तानाशाही बन गया इसके नेतृत्व में। इसने पूरी तरीके से इटली को यही बना के रख दिया, एक दमनकारी राज्य बना दिया इटली को। मिलिट्री 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 का प्रचार हद से ज़्यादा कर दिया। तो अब निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, तो हुआ ये है कि देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी, ये तो हमें पता है। लोकतंत्र कमज़ोर हो गया था, ये भी हमने देख लिया। जनता भी निराश थी। तो ये सारी चीज़ों का जो फ़ायदा है ये मुसोलिनी को हुआ। सत्ता के अंदर अगर मुसोलिनी आया है तो वो इन्हीं कारणों से आया है और कोई कारण नहीं था। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकलता है, हिंसा, प्रचार, डर और झूठे वादे इसने करे मुसोलिनी ने इटली की जनता से, और इटली को इसने देखते ही देखते एक फांसीवादी तानाशाही राज्य में बदल दिया। तो ये जो इटली का फांसीवाद में ये जो एक रूपांतरण हुआ है, इसके पीछे भी वही सब स्थितियां थी जैसा हिटलर ने किया था, वैसा ही इटली में मुसोलिनी ने किया। जनता की समस्याएं, देश की समस्याओं का यूज़ किया और खुद के हाथ में सारी पावर ले ली। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण आपको बताने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये आपको प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था, चलिए अब मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो देखो भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो और ज़्यादा भयावह था। आपने अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सुना है, मैंने जितना आपको पढ़ाया अभी तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो और ज़्यादा नुकसान हुआ था भाई। सब कुछ तबाही मची हुई थी चारों तरफ, आप मान के चलो। इतनी लड़ाइयाँ चल रही थी, इतनी लड़ाइयाँ चल रही थी, हद से ज़्यादा। पूरी दुनिया गुटों में बटी हुई थी।
एक पे अटैक होता था तो 10 लोग और लड़ने आ जाया करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये हुई किसके बीच में थी। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में थे हिटलर वाले लोग थे एक तो, और एक मसलूनी वाली वो थी पार्टी, और एक जापान, यहाँ पे भी मिलिट्री का चलता था सिस्टम। तो एक तरफ तो ये तीन लोग थे, और एक तरफ थे यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस और सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत संघ। सो ये उस तरफ से चार सबसे बड़े पावर हैं और इस तरफ से ये तीन लोग हैं। तो इन दोनों के बीच की पूरी लड़ाई थी। आपको पता है मित्र राष्ट्र एंड में जीता था। अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिर दिया था हिरोशिमा नागासाकी पे, और बम गिरते के साथ ही ये मामला इसने पूरा ख़त्म कर दिया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर हुई किसके बीच में थी दूसरी। तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। हमारे मानव इतिहास का ये सबसे विनाशकारी युद्ध था। जो इतना विनाश हुआ था ना इस युद्ध के टाइम पे, आप सोच नहीं सकते। सारे के सारे बड़े बड़े देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, करोड़ों लोगों की जान जा रही थी यहाँ पे। और ये युद्ध कोई अचानक नहीं हुआ था भाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई ऐसी स्थितियां बनी थी, वर्साई की ट्रीटी के बाद राजनीतिक अस्थिरता थी बहुत सारे देशों में, आर्थिक संकट था बहुत सारे देशों में, तानाशाही विचारधाराएं थी बहुत सारे देशों में, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो यही तो परिणाम निकला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो अब मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे ना, वन बाय वन बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। आप आराम से अपने पेपर में लिख के आ सकते हो और बता सकते हो। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है वर्साई की संधि। देखो भाई, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में जर्मनी के ऊपर, आपको पता है मैंने बताया था अभी, वर्साई की संधि थोपी गई थी। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया था, हरजाना लगाया गया था, उसकी सेना, उसकी नौसेना सब कुछ सीमित कर दी गई थी जर्मनी की। बोला गया था अब आप ज़्यादा सेना नहीं रख पाओगे, और जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र थे जो उससे छीन लिए गए थे। तो इस वर्साई की संधि से जर्मनी का बहुत अपमान हुआ, जर्मनी को आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर कर दिया गया, और लोगों के अंदर इतना ज़्यादा असंतोष था कि आगे चलकर दूसरा विश्व युद्ध का एक सबसे बड़ा कारण बन गया वर्साई की संधि। क्योंकि इतनी अपमानजनक संधि थी ये जर्मनी के लिए, आप सोच भी नहीं सकते कि उन लोगों के अंदर कितना आक्रोश था। फिर आता है जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद का उदय। तो जब ये वर्साई की संधि हुई थी तो जर्मनी की जनता बहुत परेशान थी। आर्थिक रूप से तो पूरा जर्मनी तबाह हो चुका था, आर्थिक संकट बहुत ही ज़्यादा था। तो जनता सपोर्ट कर रही थी हिटलर को जर्मनी की। और हिटलर ने तो भाई पहले ही प्रॉमिस किया था, मैं वर्साई की संधि को पूरा रद्द करके आऊँगा, वर्साई की संधि को तो मैं बिल्कुल ख़त्म करवाऊँगा, जर्मनी को मैं फिर से महान बनवा दूँगा। तानाशाही और सैन्यवाद को बढ़ावा दो। तानाशाही यानी कि हिटलर शाही, हिटलर को ही सब कुछ आप मानो, उसने बोला। और उसकी नीतियाँ इतनी आक्रामक थी, वो किसी पे भी अटैक कर देता था जाके। यूरोप के अंदर हमेशा एक युद्ध का माहौल बना रहता था, कभी कोई पता नहीं है कल किस पे जाके हिटलर अटैक कर देगा अगला सूर्य उगते ही। सो जर्मनी के अंदर जो हिटलर था ना, वो बहुत ही लड़ाकू था। और क्या होता था, धीरे धीरे तानाशाही देशों का विस्तार हो रहा था। एक तरफ जर्मनी, एक तरफ इटली, एक तरफ जापान, तीनों जगहों पर तानाशाही चल रही थी। तीनों देशों में तानाशाही का माहौल था। हुआ क्या था, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये जर्मनी ने क्या करा था, इन दो जगहों पर कब्जा कर लिया। फिर इटली ने इथियोपिया पे हमला कर दिया, और जापान ने क्या करा, चाइना और एशिया में अपना विस्तार करने की कोशिश करी। ये तीनों के तीनों तानाशाही देश थे, ठीक है, तीनों के तीनों धुरी राष्ट्र में आते हैं। इन्होंने अपने अपने आस पड़ोस पे कब्जा बनाना शुरू कर दिया। और ये जब लोग आक्रमण कर रहे थे तो जो अंतर्राष्ट्रीय एक शांति होती है, एक जो पीसफुल एनवायरनमेंट था, वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एक तरीके से पूरी तरीके से समाप्त हो गई। और क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन भी पूरी तरीके से फेल हो गया था। लीग ऑफ नेशन को क्यों बनाया गया था, उसके बनाने का कारण यही था कि भाई वो आने वाले युद्धों को रोकेगा। लेकिन भाई लीग ऑफ नेशन के पास अपनी खुद की सेना तो थी नहीं, वो रोकेगा कैसे। बड़े बड़े देश लीग ऑफ नेशन को सपोर्ट कर नहीं रहे थे, और वो जर्मनी, इटली, जापान, ये जो इतना आक्रामक हो रहा था उसको रोकने में असफल था। क्योंकि जब उस पर खुद की सेना ही नहीं है तो वो रोकेगा कैसे इन तीनों को। जब कोई रोकेगा नहीं तो भाई उनको बढ़ावा मिलेगा, वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गया था।
तुष्टीकरण की नीति। अब आप इसको समझो, इसको आप क्या कहते हो। ब्रिटेन और फ्रांस आपको पता है युद्ध से बचना चाहते थे, उनको लगता था युद्ध में कुछ नहीं पड़ा, तो उन्होंने क्या करा, हिटलर ने कई जगह पर जो आक्रमण करे तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, कर लिया आक्रमण, इट्स ओके। और म्यूनिक समझौते में चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा जर्मनी को दे दिया गया, और ये जब हिस्सा हिटलर को मिला तो आप मान के चलो हिटलर के तो भाई और भाव बढ़ जाएंगे। अब हिटलर और साहसी हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, बहुत ही बड़ी मंदी आई 1929 में। 1929 की आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा थी, पूरी दुनिया इससे इम्पैक्ट पड़ा था, अफेक्टेड थी आप मान के चलो। बेरोजगारी बढ़ गई, जब मंदी आएगी तो भाई बेरोजगारी भी आएगी, गरीबी चारों तरफ फैलेगी। जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो कमज़ोर हो गई एक तरीके से, आप मान के चलिए कि जहाँ जहाँ पर भी लोकतंत्र था लोग उसका विरोध कर रहे थे, लोग कह रहे थे लोकतंत्र में कुछ नहीं होता। तानाशाही करने वाले नेताओं की सपोर्ट बढ़ती जा रही थी और युद्ध की संभावनाएं पल 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 बढ़ती जा रही थी। फिर क्या हुआ, सैन्यवाद और हथियारों की होड़ बढ़ रही थी, ठीक है। ये हम कारण समझ रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के। कई देशों ने अपनी सेना को बढ़ाया, कई देशों ने अपने हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया, और बोला गया जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक ही समाधान है, वो है युद्ध करो, जितना हो सकता है लड़ाई करो, लड़ाई करो। और सैन्य शक्ति को सम्मान दिया गया कि भाई सेना की शक्ति ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप मिलिट्री वाले रूल को एनकरेज करो। और शांति की बात कोई करता नहीं था, संघर्ष की बात हर कोई करता था। भाई ये नहीं कोई कह रहा है कि शांत रहो, आराम से सब कुछ हैंडल करो, बातचीत कर लो, अगर कोई इशू हो भी गया है तो नो, सीधा मार धाड़ पे आ जाते थे। गुटबंदी और सैन्य समझौते बहुत हो रहे थे। जर्मनी, इटली और जापान ने तो मिलकर अपनी एक ग्रुप बना लिया था, अलायंस बना लिया था, धुरी शक्ति थे ये, है ना। ये एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करने का वादा कर चुके थे, अगर किसी एक पे अटैक होगा तो तीनों मिलकर लड़ेंगे। युद्ध की तैयारी इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी थी, और इन तीनों की वजह से जो युद्ध है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वो वर्ल्ड लेवल पर फैल गया था। समझ में आ रहा है आपको। ये जो गुटबंदी होती है, गुटबाजी, ये बहुत खतरनाक होती है। और क्या था भाई, राष्ट्रवाद और बदले की भावना थी लोगों के अंदर। आपको पता है अत्यधिक राष्ट्रवाद ने देशों के बीच शत्रुता बढ़ा दी। हर देश में पता है क्या था, एक अपनी देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा आ रही थी। जैसे जर्मनी के लोग थे, वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे, जर्मनी का जो बदला है, जो उसके ऊपर ट्रीटी वो थोप रखी थी संधि वर्साई की, तो वो जर्मनी वाले लोग उससे आहत थे। इटली और जापान अपनी ताकत दिखाना चाहता था दुनिया को कि हम क्या चीज़ हैं, और यही भावना तो मेन कारण बनी युद्ध का। समझ में आ रहा है, ये जो राष्ट्रवाद की भावना है ये बहुत खतरनाक होती है, यही युद्ध करवाती है। फिर क्या हुआ, पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने कर दिया भाई आक्रमण। हुआ क्या, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। अब हुआ क्या, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया तो ऐसे में होगा क्या कि भाई जो ब्रिटेन है और फ्रांस है वो भाई इसको सपोर्ट करते थे पोलैंड को। उन्होंने कहा कि भाई हम अब तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, अब हम युद्ध लड़ेंगे तुमसे, घोषणा कर दी। और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ये तो इमीडिएट जो कोज है, मेन कारण, सबसे जो तत्कालिक कारण था कि भाई जर्मनी ने जो अटैक किया था पोलैंड के ऊपर वो बहुत गलत था, वो नहीं करना था उसे। अब आप ये समझो कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकला, पूरा का पूरा जो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, तो कंक्लूजन यही निकला कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया, वर्साई की संधि बहुत कठोर थी, जर्मनी का अपमान हो रखा था ऑलरेडी, तानाशाही शासन था, चाहे नाजीवाद हो चाहे फांसीवाद हो, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा था यूरोप के अंदर, लोकतांत्रिक सरकारें कुछ कर नहीं पा रही थी, लीग ऑफ नेशन असफल था, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, यानी कि जो हिटलर को वो ज़मीन दे दी गई थी, किसी ने कुछ बोला भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो हमारी पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल दी गई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें सिखाता है अन्यायपूर्ण शांति, आर्थिक असमानता और कमज़ोर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही बड़े संघर्ष को जन्म देती हैं। अगर शांति ना हो, अगर कोई आराम से बातचीत ना करे, आर्थिक रूप से अगर असमानता ज़्यादा होगी, कोई देश बहुत कमज़ोर है, कोई देश बहुत अमीर है, और जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं वो अच्छे से काम अगर नहीं करेंगे तो अंत में यही होगा
कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसे हुआ था ये वर्ल्ड वॉर 3 में भी बदल सकता है आगे आने वाले समय में, अगर हम यूएनओ को कुछ नहीं समझेंगे, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों का सम्मान नहीं करेंगे, तो यही तो होगा ना, और क्या होगा। तो आपका जो पूरा पेपर है ना, वो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। और मैं आपको एक बार ये क्विक रिकैप दे देता हूँ कि मैंने आपको जो बताया मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे टॉपिक लगे, जो आपका ये सब्जेक्ट है 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो उसके मेन इवेंट्स तो यही है ना। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ, तो सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 से शुरू करेंगे। ये सबसे पहला मेन इवेंट है आपका, जो भी आपकी यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। सो प्रथम विश्व युद्ध के मैंने आपको परिणाम बताए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध से हुआ क्या क्या था ये हमने समझ लिया था। परिणाम आप एक बार याद कर लोगे तो आपको आगे के बहुत सारे टॉपिक आप कनेक्ट कर पाओगे। लीग ऑफ नेशन की क्या भूमिका रही, क्या महत्व रहा, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। इसको आप अच्छे से एक बार ही देख लेना। मैंने आपको पूरे अच्छे खासे 9 10 हेडिंग दे दी हैं, इतना भी आप लिख दोगे तो आपके पेपर में ठीक ठाक नंबर आप ले आओगे। रूसी क्रांति एक और बहुत बड़ा इवेंट था। जब आप 20th सेंचुरी की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो रूसी क्रांति का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बोल्शेविक क्रांति क्या थी, देखो पहले रूसी क्रांति है, फरवरी रेवोल्यूशन, और उसके बाद आपकी जो अक्टूबर वाली क्रांति थी, ठीक है। एक तो फरवरी वाली और एक अक्टूबर वाली, ये 2 चरणों में क्रांति हुई थी, याद रखना। पहली वाली क्रांति से प्रोविजनल सरकार आई थी, दूसरी वाली से आपकी बोल्शेविक वाली आई थी। सो ये याद नहीं रहते बहुत बच्चे, मतलब याद नहीं रखते, कुछ भी उल्टा सीधा क्रम मत लिखना। प्रॉपर आपको मैंने बताया है कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। और इसी से ही आपका जो है यूएसएसआर बना था, सोवियत संघ भी यहीं से ही निकला था आपका, ठीक है। फिर मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद, हारने के बाद भी जर्मनी में जो नाजी लोग थे वो क्यों इतने पॉपुलर हो गए थे, ये भी मैंने आपको बता दिया था, हिटलर वाला टॉपिक, ठीक है। ये भी बहुत हाई चांसेस हैं आपके पेपर में रिपीट हो सकता है। हिटलर से सेम मिलता जुलता मैंने आपको मसलोनी वाला टॉपिक भी करवा दिया है भाई, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि फांसीवाद और नाजीवाद में आप अटकोगे, क्वेश्चन आएगा आराम से कर दोगे। शॉर्ट नोट्स में भी अगर इन दोनों में से कोई आएगा आप आराम से उसको निपटा दोगे। दोनों में लगभग जो पॉइंट्स हैं आपके वो मिलते जुलते से ही हैं। फिर दूसरा विश्व युद्ध जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था भाई, मैंने आपको बता दिया था कि इसके कारण क्या थे, बहुत सारे कारण थे। परिणाम भी यही हुए भाई, बहुत लोग जो हैं इसमें मारे गए, जान माल की हानि हुई, दुनिया का पूरा एक राजनीतिक वो स्ट्रक्चर ही बदल गया। सिर्फ 2 महाशक्तियां बची थी, फिर सोवियत संघ और एक तरफ आप मान के चलो अमेरिका, क्योंकि जापान तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जापान का तो संविधान ही बदल गया था, आर्टिकल 9 वहाँ पे ऐड करवा दिया था अमेरिका ने कि अब जापान कभी लड़ ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है। और ये नाजीवाद वगैरह तो पूरा हो गया था ख़त्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। और पूरा का पूरा इसमें हमने एक्सप्लेनेशन में देखा है कि क्या वो कारण रहे, किन वजहों से ये हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है भाई। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं, और वीडियो को जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना सही रहेगा। और भी जिस सब्जेक्ट की आप वीडियोस चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको उसके ऊपर कोई वीडियो बना के दे दें। जय हिंद, जय भारत।